नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कुछ क्वेश्चन छोड़े हुए थे, उस क्वेश्चन को पूरा करेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। जैसे कि हमने पढ़ चुका था दक्षिण पश्चिम मानसूनी ऋतुएं, ठीक है, इसको हमने पढ़ चुका था। वर्षा ऋतु क्या होती है, जैसे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा शाखा मलेशिया तथा दक्षिण चीन सागर की शाखा, ये सब हमने पढ़ चुका था। और इसमें देखिए यहाँ पे कभी कभी निम्न दाब क्षेत्र विस्तार बंगाल की खाड़ी से उत्तरी भाग में हो जाती थी। और ये क्या था, यहाँ के अवदाबों का निर्माण होता था। उत्पत्ति के बाद से अवदाब पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। चूंकि मानसूनी गर्त अपने औसत स्थान से उत्तर एवं दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, इसके फलस्वरूप मानसून और दाब का मार्ग में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। ये सब हमने पढ़ चुका था। इसके आगे के कुछ हैं जो हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग अच्छा खासा पढ़ रहे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। और आते हैं नेक्स्ट इसके आगे के स्टेप पे कि देखते हैं क्या है उसमें। चलिए देखते हैं। तो देखिए उसके आगे का ये है कि कहा गया है कि मात्रा में क्या होता है, उतार चढ़ाव आता है। इस प्रकार के अवदाबों की संख्या जून से लेकर सितंबर के मध्य प्रत्येक महीने 2 से 4 तक क्या होती हैं, 2 से 4 तक होती हैं। यहाँ देखिए बंगाल की खाड़ी मानसून, करा बंगाल की खाड़ी की मानसून उत्तर पूर्वी शाखा ज्यों ज्यों पश्चिम की ओर बढ़ती है त्यों त्यों वर्षा की मात्रा में क्या होने लगती है, कमी आने लगती है। यानी जैसे उत्तर की ओर यानी पश्चिम की ओर बढ़ती है, वैसे ही वैसे क्या होती है, वर्षा में कमी आने लगती है। इसी प्रकार पर्वतीय क्षेत्र दूर हटने पर भी क्या होता है, वर्षा में कमी। यानी पर्वत क्षेत्र से जब दूर होती है तभी भी क्या होता है, मानसूनी हवाएं दूर होती है तभी भी वर्षा में कमी आती है। जैसे देखिए अरब सागर की शाखा तुलनात्मक रूप से अधिक शक्तिशाली है। अरब सागर क्या होता है, बंगाली खाड़ी की तुलना की जाए अरब सागर से तो बहुत शक्तिशाली है अरब सागर। जैसे यहाँ देखिए मानसूनी द्वारा लाई गई कुल आर्द्रता 65% यानी 65% भाग अरब सागर से आता है। यानी 65% भाग अरब सागर से आता है, जबकि केवल 35% भाग क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से आती है। ठीक, यानी इतना ही भाग क्या होता है, बंगाल की खाड़ी से आता है। जैसे देखिए यहाँ पे मानसून परिवर्तन का काल, ठीक है, मानसून परिवर्तन का काल क्या होता है, किस टाइम पे मानसून परिवर्तन होता रहता है। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे यह समय मध्य सितंबर के आरंभ होकर नवंबर तक चलता है। यानी सितंबर के मध्य से आरंभ होता है और नवंबर तक क्या होता है, ये चलता रहता है मानसूनी परिवर्तन। अक्टूबर तक वर्षा की तीव्र बिल्कुल कम हो जाती है। अक्टूबर में क्या होता है, वर्षा एकदम कम हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून लौटना शुरू कर देता है। अब जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो क्या होता है, लौटना शुरू कर देता है और नवंबर तक भारत छोड़ देता है। ठीक, मानसून के हट जाने से आकाश स्वच्छ हो जाता है। यानी आकाश जो है वो स्वच्छ साफ हो जाता है जब मानसून चला जाता है। तो तापमान क्या होता है, जब मानसून चला जाता है तापमान में क्या होती है, बढ़ोतरी होने लगती है। इसी समय भूमि के जलक्रांत को होने से आर्द्रता इतनी बढ़ जाती है, यानी क्या होता है, भूमि क्या होती है, सूख जाती है और आर्द्रता इतनी बढ़ जाती है कि वो असहनीय हो जाती है। यानी इतना ज़्यादा जलने लगता है कि वो सहने योग्य नहीं होता है। इसी के कारण इसी को साधारणतया क्वार की उमस कहते हैं। इसी को क्या कहेंगे, साधारणतः क्वार का उमस कहेंगे, बहुत ज़्यादा उमस होता है। मानसून की लौटने के पश्चात, यहाँ देखिए मानसून के लौटने के पश्चात भारत में शीत और शुष्क मौसम शुरू हो जाते हैं। क्या होता है, शीत और शुष्क शुरू हो जाता है। मानसून की प्रक्रिया बंगाल की खाड़ी पर तीव्र चक्रवाती तूफान विकसित होते हैं। यानी क्या होता है, मानसून की क्रिया बंगाल की खाड़ी पर तीव्र चक्रवाती तूफान विकसित करते हैं, जो क्या होता है, उत्पत्ति के बाद पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। अब कहाँ बढ़ेंगे, पश्चिम की ओर बढ़ते हैं। चक्रवात पूर्वी तट पर क्या करती है, वर्षा लाती हैं। यानी वर्षा लाते हैं और अक्टूबर और नवंबर में देखिए तमिलनाडु के तट क्या होता है, जिलों और आसपास के क्षेत्रों में वर्षा होने लगती है। यानी अक्टूबर और नवंबर में तमिलनाडु के तट पे आसपास में क्या होता है, वर्षा होने लगती है। संपूर्ण वर्षा कह रहा है, संपूर्ण वर्षा 75% दक्षिण पश्चिम मानसूनी से होती है। यानी दक्षिण पश्चिम मानसूनी से क्या होती है, 75% वर्षा होती है। और बाकी वर्षा जो है ना, यहाँ पे कह रहा है 10% मानसून पूर्व काल से होता है और 13% मानसून के उपरांत हो जाता है। 20% वर्षा शीतकाल में होता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा गीजा का पिरामिड। देखिए
गीजा का पिरामिड, हम इसमें एक चित्र डाल देंगे। गीजा का पिरामिड देखिएगा किस तरह का है। यानी कहा गया है पिरामिड क्या होता है, तो सिंधुवासी की भांति ही क्या है, मिस्रवासी भी कला क्षेत्र में क्या थे, काफी प्रगति कर ली थी। जैसे सिंधवासियों ने कला में प्रगति की थी, वैसे ही मिस्रवासियों ने भी कला में प्रगति हासिल की थी। कहा गया मिस्त्री कारीगरों के रूप में आश्चर्य कृतियां पिरामिड है। यानी मिस्त्री कारीगरों की सबसे आश्चर्यजनक कृतियां पिरामिड है। पिरामिड पत्थरों के बने बहुत ऊंचे होते हैं। यानी पिरामिड जो है वो पत्थरों का बना हुआ बहुत ऊंचा होता है। ठीक, जो सम्राट के शवों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए गए थे, सम्राट के शव को सुरक्षित रखने के लिए। सबसे बड़ा पिरामिड गीजा का पिरामिड, जिसे गीजे भी कहते हैं, जिसकी प्रमुख विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। गीजा के पिरामिड की विशेषताएं जो है देखिए किस प्रकार है। गीजा की पिरामिड की विशेषताएं देखिए। गीजा की जो पिरामिड है, गीजा का पिरामिड कह रहा है 23 लाख ठोस पत्थरों के टुकड़ों से बनाया गया है। ठीक है, 23 लाख जिसको कहते हैं ठोस पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है। कह रहा प्रत्येक पत्थर का वजन लगभग 2.5 टन है। 2.5 टन का मतलब समझ रहे हैं 2500, यानी 2500 किलो। 2500 किलो को 2.5 टन का, यानी 1000 किलो को 1 टन कहेंगे, और 2000 किलो को 2 टन कहेंगे, और 2500 को 2.5 टन कहेंगे। ठीक है, इसका निर्माण लगभग 2650 ईस्वी में हुआ था। गीजे का पिरामिड जो है उसका निर्माण 2650 ईस्वी में हुआ था। पूर्व के आसपास किया गया था, मतलब उसी के लमसम में किया गया था। करा पिरामिड की ऊंचाई देखिए, ऊंचाई देखिए कितना है, ऊंचाई 146.61 मीटर है इसकी ऊंचाई। और धरातल पर हर भुजा की लंबाई जो है वो 230 मीटर 2 मीटर की है। 230.2 मीटर की धरातल पर इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई है। इतिहासकार हेरोडोटस ने करा, इतिहासकार हेरोडोटस के अनुसार पिरामिड को बनाने में लगभग 3 लाख आदमियों ने 20 वर्ष काम किया। ठीक है, 3 लाख आदमियां 20 वर्ष काम किए थे पिरामिड बनाने में। ठीक, पिरामिड के नीचे पृथ्वी, कहा गया है कि पिरामिड के नीचे पृथ्वी में बड़े बड़े, कहा गया है पृथ्वी में बड़े बड़े कमरे, यानी भूमि में बड़े बड़े कमरे बने हुए हैं। ठीक, इसमें एक कमरा में सम्राट पेर-ओ-खास का शव रखा गया। किसका, सम्राट पेर-ओ-खास का शव रखा गया एक कमरे में। फिर कहा पिरामिड के ऊपर भाग में नरसिंह, ठीक है, यानी स्फिंक्स की विशाल भव्य मूर्ति बनी है। स्फिंक्स की क्या है, विशाल भव्य मूर्ति बनी है। पिरामिड प्राचीन संसार की 7 आश्चर्यजनक इमारतों में माना जाता है, यानी 7 वंडर्स ऑफ वंडर्स में माना जाता है इसको। चलिए आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न। कहा गया है कि त्रिरत्न और अष्टांगिक मार्ग क्या है, यह किससे संबंधित है, लिखिए। ये क्वेश्चन 2019 में आया हुआ है। तो त्रिरत्न जो है देखिए, सबसे पहले त्रिरत्न, ठीक है, ये त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से है। त्रिरत्न क्या है, जैन धर्म से है। इसमें 3 रत्न क्या गया है, सम्यक विश्वास है, सम्यक ज्ञान है, और सम्यक आचरण है। देखिए आचरण है। इस त्रिरत्न के पालन जैन विश्वास रखते हैं, यानी इस त्रिरत्न में क्या, जैन जो है विश्वास रखते हैं। त्रिरत्न जैन धर्म के संबंध रखता है। त्रिरत्न जो है ये किससे संबंध रखता है, जैन धर्म से। ध्यान रहे कि त्रिरत्न जो है वो जैन धर्म से संबंधित है। आइए अब अष्टांगिक मार्ग पे चलते हैं। अष्टांगिक मार्ग जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अष्टांगिक मार्ग किससे संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। करा यह दुख निरोध मार्ग को, यानी यह दुख को कम करता है। मतलब एक तरह साधारण भाषा में कहा जाए कि दुख को कम करता है। और इसको इस प्रकार बताया गया है, देखिए अष्टांगिक मार्ग को किस प्रकार बताया गया है। तो आप कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि अष्टांगिक मार्ग मतलब 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना। सम्यक दृष्टि में आता है जिसमें 4 आर्य सत्यों का ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक, सम्यक वचन अर्थात सत्य बोलना। सम्यक वचन है जिसमें क्या होता है, सत्य बोलना होता है। सम्यक संकल्प मीन्स हिंसा, द्वेष, राग, वासना एवं दुर्भावना का त्याग कर देना। सम्यक संकल्प में हिंसा, द्वेष, राग, वासना एवं दुर्भावना का त्याग कर देना चाहिए। सम्यक कर्म, ठीक है, सम्यक कर्म अर्थात विषय वासना से रहित कार्य करना। सम्यक कर्म मीन्स विषय वासना से क्या होना, रहित, उससे हट के कार्य करना चाहिए। सम्यक जीविका
प्रत्येक जीव को अपने परिश्रम तथा ईमानदारी से ही धन उपार्जन करना चाहिए, यानी ईमानदारी से ही धन कमाना चाहिए प्रत्येक जीव को। सम्यक जीव का मीन्स होता है। छठवां में कहा गया है कि सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम क्या होता है, देखिए सम्यक व्यायाम में अर्थात शुद्ध विचार ग्रहण करना। सम्यक व्यायाम में अर्थात शुद्ध विचार ग्रहण करेंगे। सम्यक स्मृति अर्थात मन वचन एवं कर्म प्रत्येक क्रिया के प्रति सचेत रहना। मन वचन कर्म प्रत्येक क्रिया के प्रति क्या रहना, सचेत रहना। सम्यक समाधि अर्थात चित्त की एकाग्रता, मन की एकाग्रता होना चाहिए सम्यक समाधि में। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। आप बार बार सुनिए, समझ में आ जाएगा। ठीक, आइए नीला ग्रह किसे कहते हैं, ठीक है, इसे क्यों कहा गया है ये जान बताइए, अथवा पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है ये। तो देखिए नीला ग्रह, ठीक है, पृथ्वी यानी कहा गया है हमारी पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। यह दूरी के क्रम में सूर्य से तीसरे स्थान पर है, यानी दूरी से देखा जाए तो तीसरे नंबर पर सूर्य से आता है। आकार में सौरमंडल में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में देखा जाए तो सौरमंडल में पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है सूर्य। पृथ्वी, यदि पृथ्वी सूर्य के अधिक निकट होती तो बहुत अधिक ताप के कारण यहाँ जीवन संभव नहीं होता। अगर ये पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होता, इतना ज़्यादा गर्म हो जाता पृथ्वी, जिससे जीवन संभव नहीं हो पाता। यदि सूर्य से अधिक दूर होती तो अधिक ठंड के कारण यहाँ जीवन व्यतीत न होता। अगर ये पृथ्वी से ज़्यादा दूर होता तभी इतना ज़्यादा ठंड पड़ता कि जीवन इस पे जीना क्या होता, नामुमकिन हो जाता। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन हेतु दशाएं केवल हमारी पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। यानी पृथ्वी ऐसा है, एक प्लैनेट है, ठीक है, ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। इसी दृष्टि से पृथ्वी सौरमंडल में अनोखी ग्रह है। यानी इसी दृष्टि में क्या है, पृथ्वी अनोखा ग्रह है सौरमंडल में। ठीक, यहाँ देखिए पृथ्वी पर जल की मात्रा करा, पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक है। आप भी जान रहे हैं पृथ्वी पर जल की मात्रा अधिक करा, इस कारण अंतरिक्ष में देखने पर यह नीले की दिखाई देती है। यानी अंतरिक्ष से जब देखा जाता है तो ये नीले रंग की दिखाई देती है। क्यों, जल की अधिकता के कारण। इसलिए पृथ्वी क्या है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा है आपको। आज की क्लास यहीं तक। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।